हफ्ते की कल दमदार शुरुआत के बाद आज तैयार हो जाइए फिर से तेजी के फॉलो अप एक्शन के लिए। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन और मजबूत दमदार संकेत मजबूती का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज 17,500 के नजदीक पहुंच पाएंगे, यानी ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि कल की दमदार तेजी के बाद आज भी बाजार बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। और आज क्या और चौके छक्के लगेंगे या नहीं, ये जानेंगे अनिल जी के साथ। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या था? ट्रिगर्स दीप भरपूर तेजी की तरफ है। देखिए, अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से दुगुनी तेजी होती दिखी। 300 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स पर। हम जब बाजार बंद हुए 550 अंक ऊपर बंद हुए। और नेस्डेक ने तो जुलाई के बाद का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन दिखाया, यानी कि पिछले 3-4 महीनों में एक दिन में तो इतना कभी भागा ही नहीं। 350 पॉइंट। एसजेक्स निफ्टी 150 अंक मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक मजबूत है। करीबन ये एक अच्छी मजबूती का संकेत। वायदा कारोबार की 4 कंपनियां आज पेश करेंगी, नतीजे उन पर रहेगी नजर। और जी एंटरटेनमेंट में कुछ और हिस्सा बेचने की तैयारी में है इन्वेस्ट को। आज 5.5% की ब्लॉक डील होने की पूरी संभावना। बिल्कुल, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर होने वाला है। एक बार थोड़ा बाजार का मूड माहौल समझ लेते हैं, क्योंकि 24 घंटों में जो ग्लोबल मार्केट का, हमारा तो आप कल कह रहे थे अच्छा दिन होगा, और कल अच्छा दिन हुआ भी हमारे बाजारों के लिए, उस पर भी बात करेंगे। बट ग्लोबल बाजारों का ये जो 24 घंटे में मूड माहौल बदला है, इसे क्या समझे? कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स दिख रहे हैं या एक बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा था? क्योंकि आप कह भी रहे थे कि जिस तरह का यूएस का एक्शन है, एक बेस तो बन रहा है, बट कल की जो प्रेडिक्शन रही कि अब डाउ थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, यूएस में पैसा लगाने का वक्त है, वो एकदम सॉलिड रही सर। दीपा 29,000 के आसपास डाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर बार रिमाउंड कर रहा है और 30,500 तक जाने की कोशिश करता है। आज डाउ फ्यूचर्स को और कल की क्लोजिंग को मिलाकर देखें तो लगभग 30,400 30,500 के आसपास आप हैं, राइट। डाउ फ्यूचर्स आपका 30,400 पर ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली वही ट्रेड कर रहा है। सो ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर खरीदारी और अपर एंड पर थोड़ी सी बिकवाली होती दिख रही है। जो कुछ कल अमेरिकी बाजारों में रिकवरी का अंदाजा था और जो अमेरिका में शुक्रवार को गिरावट के बावजूद हम परेशान नहीं हो रहे थे, उसका कारण एक ही है दीप, कि पिछले 4-5 सेशन से 6 सेशन से अमेरिकी बाजार जिस तरह से वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं, और ये वॉलेटिलिटी आमतौर पर 2 तरह की होती है। एक वॉलेटिलिटी होती है जो दिन के दौरान होती है, कि आप बार बार ऊपर नीचे हो, जहां खुले उसके एकदम विपरीत जाकर बंद हो, नेक्स्ट डे उसके विपरीत खुले, फिर अलग कुछ बंद हो, तो मतलब डे हाई पर बंद होकर आप एकदम नीचे खुल जाएं, नीचे खुलकर एकदम रिकवर कर जाएं। तो एक तो इंट्राडे वॉलेटिलिटी होती है, और एक जो वॉलेटिलिटी होती है वो हर दिन की होती है। यानी कि आज आप ऊपर बंद हुए, कल नीचे हो गए, परसों फिर ऊपर, 1-2 दिन ऊपर, 1-2 दिन नीचे। वो बेस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो अमेरिकी बाजारों ने करते हुए दिखाया। और एग्जैक्टली कोई मतलब अमेरिकी बाजारों की तेजी के पीछे ऐसा कोई मतलब मजबूत एनालिसिस मैं कहूँगा वैसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, एनालिसिस कम है। सो कई बार क्या होता है कि आपका काम कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन से चल जाता है। सो सिंपल सी चीज़ है, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े के आने के पहले ओवरसोल्ड मार्केट थे, 6 दिन लगातार गिरे थे जी। महंगाई का आंकड़ा आने के दिन आपने इंट्राडे में बड़ी वॉलेटिलिटी देखी। वो दिन से लेकर आज गुरु शुक्र सोम हर रोज आप अच्छी खासी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे देख रहे हैं। ये कहीं न कहीं अमेरिकी बाजारों में बेस फॉर्मेशन का काम कर रहा है। अमेरिकी बाजार खराब है, सबको पता है खराब है। मंदी में सबको पता है मंदी में, इकोनॉमी रिसेशन में सबको पता है। हमें फ्रेश मंदी अमेरिका में तब सोचनी जब 29,000 के नीचे डाउ जाकर टिके, और 30,500 तक के आसपास के अपने टारगेट है जो आज दिख रहे हैं आपको। अब वो 30,500 के टारगेट डाउ फ्यूचर पे आ जाए या डाउ में आ जाए, वो एक अलग बात है। तो आपको बेसिकली अब 30,500 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो फ्रेश सोचेंगे कि बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अदरवाइज सिंपल सा अपना फॉर्मूला वही है, जब भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बड़ा गैप दिखे और स्पेशली वीकेंड पर, खराब न करे वीकेंड, ये सोचे कि सोमवार को गैप से खुलेगा तो मैं खरीदूंगा। यही फॉर्मूला आपको लेकर चलना है कि अगर गैप से नीचे मिलेगा तो आपको खरीदना है, बहुत गैप से ऊपर मिलेगा तो प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करना है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। एक अच्छी बात जो कल हुई है वो है आपका डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास आया है। ये थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नया हाई नहीं बनाता, नीचे की तरफ आता है, ये अच्छा है। कच्चा तेल आपका बढ़ना रुक गया है, ज्यादा नहीं घट रहा है, $92 ठीक है, विल मैनेज, ठीक है। मॉन्ड यील्ड आपके 4% के आसपास है ही। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। मैं बहुत तेजी तो नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिकी बाजार बहुत तेज हो लगा। 1,500 पॉइंट की रिकवरी की उम्मीद थी, लगभग उतनी आई है। सो ये सब ग्लोबल मार्केट्स में दीप है ना,
ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर पेसिमिस्टिक होने के बजाय रियलिस्टिक रहना ज़्यादा जरूरी है। सो इसलिए मैं ऐसे नहीं सोचा कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया 2 दिन दाव बढ़ गए तो, और जब खराब हो रहा था तो ऐसा कि ताला लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने शांति रखो, हाँ, दोनों तरफ होगा। जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर सब अच्छा सोचोगे, थोड़ा नीचे भी आएंगे अमेरिका बाजार। जब सोचोगे कि अरे ये तो गया इतना जोर से, अब क्या होगा, SGX इतना नीचे 200-250, तब आपका ठीक भी हो जाएगा। सो रेंज बाउंड मार्केट है, वोलेटिलिटी है, हाँ। बायस थोड़ा मेरा अमेरिकी बाजारों में पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है बजाय नेगेटिव के, और उसकी वजह एक ही कि एक तरफा मंदी होने के बाद जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी बन रही है वो बेस फॉर्मेशन का काम कर रही है। सो जल्दी से अमेरिकी बाजार अब ज़्यादा खराब नहीं होंगे, ये कंफर्ट रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा तेजी होगी, 2 दिन बढ़ गए मतलब भागते रहेंगे, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बायस थोड़ा सा ऊपर की तरफ का ज़्यादा है। शॉर्ट है, हल्के हैं, गिर चुके हैं, इवेंट निकल चुकी है, अब रिकवरी की चांस है। एक बार 30-500 के ऊपर बंद कराओ ना, तब मजा आएगा। चलिए आज कोशिश करेंगे सर। हम तो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। कल तो हमने तेजी शुरू करी थी, इन्होंने तो कल फॉलो किया है हमें। करेक्ट। कुछ खबरों का भी सपोर्ट होगा। ये जो यूके की नए वित्त मंत्री आए, उन्होंने कुछ आश्वासन दिए, उससे भी कुछ सहारा मिला। हाँ, तो पुराना जो बजट था उसको पूरा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और बोले कि हम नया लाएंगे, और 31 अक्टूबर को नया बजट आएगा ब्रिटेन में जी। शांति तब तक ठीक है। चलिए 15 दिन की मतलब तब तक अब ब्रिटेन से ज्यादा कोई ऐसी खराब खबर, कोई बैंक उड़ जाए कर जाए, वो तो भगवान ना करे ऐसा हो, तो पता नहीं, वो तो नहीं मालूम है। लेकिन ये पक्का है कि तब तक है ना, मतलब 31 तारीख तक जब तक नया बजट नहीं आता तब तक आप अंदाज लगाएं भले, लेकिन खराब कुछ नहीं होगा। समझ गया, आप समझे। सो आई थिंक वो ठीक है मेरे ख्याल से। एक यूके जो नया जोकर इन द पैक आया था कि भाई सोच रहे थे कि यूरोप में दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत यूरोप के यूके में ही होगी। हाँ, ये नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था। हाँ, कि छोटी मोटी ठीक है, लेकिन वो ट्रेवल सेंटर यही बनेगा, ये आइडिया नहीं था। तो पता चला मतलब क्या दिक्कत क्या है कि अगर बड़े देश ही आपके ऐसे हिलते हुए नजर आएंगे तो छोटों की तो औकात ही क्या है, है ना। छोटे मोटे जो लाइन में उधर है ना, पोर्चुगल ग्रीस टाइप के, उनका तो फिर स्पेन वगैरह का तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाए। सो आई थिंक यूके का मजबूत रहना जरूरी है। आई डोंट नो यूके की सरकार के पास कितने ऑप्शन है, क्या ऐसा बजट में दे सकती है कि जो पूरा मूड माहौल बदले, लेकिन दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ और दीप है जो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, आज नहीं कभी भी, वो चाइना है। अच्छा, हाँ, जो चाइना में ये मीटिंग शुरू हुई है वीकेंड से, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना बहुत अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए, सारे देशों के लिए, क्योंकि चाइना खतरनाक इरादों से वो अपना एक्सपांशन वाली जो पॉलिसी है, साम्राज्यवाद जिसे बोलते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक ज़माने में ये काम इंग्लैंड करता था, ब्रिटेन करता था, बिल्कुल। हर देश में जाके कॉलोनी बनाओ, वहाँ पे अपना कब्जा जमा लो। फिर यही फॉर्मूला अमेरिका ने अपनाया, अब यही फॉर्मूला चाइना अपनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिस तरह से उनके वो स्टेटमेंट्स और ये सारे हैं, वो रिस्की है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, वो रिस्की है। आप देखिए GDP के आंकड़े नहीं देंगे, है ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। सोचिए अगर यही कोई और देश और इतना कैमोफ्लेज्ड हो, मतलब बिना कुछ बताए काम करे कराए, कहीं कोई आज़ादी नहीं, मीडिया की नहीं, किसी की भी नहीं, नागरिकों की नहीं, इन्वेस्टर्स की नहीं, आपने पैसा लगा दिया वापस ले पाओगे नहीं ले पाओगे कोई गारंटी नहीं, उसके बावजूद चल रहा है जी। करेक्ट। उसके बावजूद चल रहा है। और तो आई थिंक थोड़ा आगे ग्लोबली कभी भी है ना, एक चाइना कभी भी बड़ी रिस्क बन सकता है। ये जरूरी, ये दिक्कत है। और यहाँ पे एक चीज़ और दीप कहना चाहता हूँ, जो कई सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल से मार्केट शुरू किया है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो 10-20 साल से पहले कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है। एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से बदल रही है हिंदुस्तान के बाज़ारों के लिए और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम परेशान होते हैं कि आज SGX 250 नीचे है, 300 नीचे है, हमारे यहाँ क्या होगा। कई बार ये होता है कि हम हर बार इसकी बात करते हैं कि हम रोज़ डाउ क्यों देखते हैं, है ना, हमारी अपनी ताकत नहीं, क्या हम दूसरों पर क्या डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, आज हिंदुस्तान टॉप 5 में है और भगवान ने चाहता टॉप 3 टॉप 2 में भी हम पहुंचेंगे जल्दी, राइट। जब आप ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी दखल रखते हैं, ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं,
तो अब आपको इस तरह की इवेंट से बहुत पाला पड़ेगा Yes, sir. और बहुत असर पड़ेगा। आज के 10 साल पहले उतना असर नहीं पड़ता था, 15 साल पहले कम पड़ता, 20 साल पहले कोई समझता भी नहीं था कि डाउ से हमारा क्या लेना देना है, Absolutely. राइट। Absolutely. सो अब धीरे धीरे आप ग्लोबली इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। सो जो इन्वेस्टर्स ग्लोबल नए पिछले 1.5-2 साल में मार्केट में आए या ट्रेडर्स आए जो ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रिएक्शन कम देना या ज़्यादा देना वो अपने वो हाथ अलग में बात है, right. है ना। जैसे कल खुलना नीचे है, लेकिन नीचे 200 नीचे खुलना है या 100 नीचे खुलना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं भले ही डाउ 550 अंक गिरे मैं तो ऊपर ही खुलूंगा। उतना डीकपलिंग नहीं हो सकती और ये रिस्क हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीप क्या है ग्लोबल रिस्क की? ग्लोबल रिस्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कह के नहीं आती, ये बताती नहीं कि कहां से आएगी। आप जो पढ़ के जाओगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, करेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। आप ब्रिटेन नहीं सोचे थे, ब्रिटेन में प्रॉब्लम निकल गई। Yes. आप ये नहीं सोच रहे, आप चाइना को लगता है कि आपको लगता है प्रॉब्लम, लेकिन चाइना प्रॉब्लम ताइवान में करेगा, कहीं तीसरी जगह जाके करेगा, पता ये नहीं पता है ना, या सीधा यूएस पे ही कर दे। हाँ, चल रहा था ना अब तो, है ना। सो मतलब वो बोले मैं यूएस पे सैंक्शन लगाता हूँ, क्या कर लोगे अब आप, है ना। सो आई थिंक ये ग्लोबल रिस्क बहुत बढ़ रही है और ये हमेशा आपको झटके देगी। ऐसे में आपको अपनी कंपनी के शेयर, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें परेशान नहीं होना है। ग्लोबल रिस्क की वजह से होगा ऊपर नीचे, अगर आपका लीवर जो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है कौन सा फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे होती है, थोड़े बहुत जो फर्क पड़ते हैं वो पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनियां बंद हो रही। सो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर और इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी बहुत अलग होनी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से 2023 अभी बचा हुआ 2022 और 2023 कैलेंडर ईयर ये ग्लोबल रिस्क के नाम रहेगा। ये साल सवा साल में दीप ग्लोबली क्या क्या होगा पता नहीं किसी को, और बहुत कुछ होगा जब तक कि एक बार इन्फ्लेशन बॉटम आउट नहीं होता ग्लोबली, और जब तक कि वापस सारी इकोनॉमी ट्रैक पर आना शुरू नहीं होती, जब तक वापस ब्याज दरें कम होने के संकेत नहीं आते हैं, तब तक ये ग्लोबल रिस्क बनी रहेगी। और इस ग्लोबल रिस्क में एक दूसरे के पीछे जियोपॉलिटिकल रिस्क लेने के पीछे पर्पस यही है कि किस तरह से एक दूसरे देश की इकोनॉमी को झटके दिए जाए ताकि लड़े बगैर आप कैसे किसी को हरा सकें। सो इसलिए थोड़ा सा नए इन्वेस्टर्स को ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। लोकल वर्सेस ग्लोबल में आपको समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल रिस्क हमेशा रहेगी, नहीं तो कई बार लोग बोले आप तो कल बोल रहे थे कि इतना तेजी हो जाएगा, ये तो नीचे खुल गया। ये होगा ही, ये होगा, और डे बाय डे ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये चिंता की बात है। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये रिस्क मैं लेके चल रहा हूँ, तब तो आपको न स्ट्रेस होगा, ना बीपी बढ़ेगी, ना आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर या शेयर को लेकर दुखी होंगे। और बार बार आजकल हम जब कहते हैं कि 3:30 बजे 3:20 पे के हेज करके जाइए, इस तरह की अनिश्चितता के माहौल में हेजिंग चाहिए, जरूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। पर चलिए आज थोड़ा तो स्क्रीन पर यूफोरिया है। अच्छा, हमारे बाजार की चाल अनिल जी कैसी रहेगी? बिकॉज कल 17,000 डिफेंड किया कन्विंसिंगली, बैंक्स में ब्रेकआउट आया, और मोर इंपॉर्टेंटली कल की दोनों अपसाइड रेंज के आसपास आप बंद हुए हैं। तो 17,300 निफ्टी, 39,900 बैंक निफ्टी, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये? बैंक निफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, जो मुझे चाहिए था। 39,300 के ऊपर की क्लोजिंग और 39,600 के ऊपर की तो बहुत ही लाजवाब बहुत है। बढ़िया। सो बैंक निफ्टी ने तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया और अब 39,300 39,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, 41,800 तक बैंक निफ्टी का हाई बनाया है, 41,843, ठीक है, और 41,500 के आसपास का क्लोजिंग हाई है बैंक निफ्टी का। सो आई थिंक एक बार हम 40,500 से 41,000 की रेंज तक तो जाने की कोशिश बैंक निफ्टी में करेंगे। यहाँ से भी 500 से 1000 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में है, 100% है। रहा सवाल निफ्टी का, दीप देखिए सिंपल सी चार्ज, कितनी बार हम 17,000 के आसपास पहुंचे हैं दिन के दौरान। 17,900, 950, 850 तक गए हैं, करेक्ट। 17,747 का हाई भी बनाया हम, सॉरी 16,950, 16,850, 16,747 का हाई बनाया। 17,428 का हाई लगाकर 16,747, यानी कि 400, 300, 700 लगभग 700 पॉइंट का करेक्शन आपने देखा। बार बार हम एक ही चीज़ करें, 16,800, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 16,800 के नीचे बंद ना हो आप डरिए मत। 3, 4, 5 बार वहाँ पर कोशिश की, बार बार ऊपर आता है। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी हल्की फुल्की जो एक क्लोजिंग आपको चाहिए 17,330 के ऊपर की चाहिए, जो शायद आज मिले, आज मिले शायद, कल नहीं मिली, ऑलमोस्ट 17,311 थी। बढ़िया क्लोजिंग आपको चाहिए। अगर 17,330 के ऊपर आप बंद होते तो आपके लिए रेंज खुलती ऊपर में 17,525 से 17,650 तक की, वहां तक जा सकते हैं। 17,650 के ऊपर ट्रेंड आपका बुलिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, 650, हाँ 650 के ऊपर। तो आई थिंक
428 तो आज आपको दिख ही जाएगा। दिख ही जाएगा। सो 500 650 ये 150 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है। तो इस रेंज पे जैसे नीचे आपको डर नहीं लगा था, वैसे ऊपर आपको और कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ गया। देखिए ध्यान तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं। नीचे में लेना है, लेकिन लेना नीचे में है। नीचे में लेवल पर लेना। हाँ, अब वो नीचे में लिया नहीं जाता, ऊपर में लेने का मन होता है, ले लीजिए। इंतजार करना पड़ सकता है, फिर हो सकता है फिर एक बार 500 पॉइंट नीचे देख, फिर आप सोचे मेरा डिसीजन गलत हो गया, अब क्या करूं। सो ये चीज होंगी ही। दिवाली तक तो बायस पॉजिटिव है, बिल्कुल है। बुलिश और पॉजिटिव में फर्क है। Yes. शब्दों में, भाषाओं में समझ लीजिए। बुलिश होना मतलब तो कोई खास करेक्शन ही नहीं है, ले कोई भी लेवल पे लो आप, आ जाएगा भाव और पैसा बन जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये आपको समय समय पे सही जगह पे ले लेना। सो पॉजिटिव व्यू बनाकर बाय ऑन डिप्स रखिए, और जब भी गर्मी में 2-3 दिन बढ़िया तेजी हो जाए, देते भी रहिए, वापस इंतजार करिए। तो आज दूसरा दिन वो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले आप, 2 दिन क्या मतलब, शुक्रवार को आपका 16,950 था, अगर आज 17,550 हो जाए तो 600 पॉइंट आप बढ़ गए। राइट, लगभग 2-2.5 सेशन में। बिल्कुल। थैंक यू कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए। वापस ले लेंगे नीचे में, कोई मौका दिक्कत मिलेगा। सो दोनों तरफ के ट्रेड पे रहिए। तेजी में और बुलिश नहीं होना है, मंदी में और बेरिश नहीं होना है। एक ही तरफ का ध्यान बनता है, दोनों तरफ सबका करना पॉसिबल है, तो बाय ऑन डिप्स। समझ गया। क्लियर। ठीक है सर, चलिए फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं सर, उसके बाद थोड़े स्टॉक्स की भी बात करेंगे। कहाँ है आपकी नजर? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है। न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव रख सकता था मैं, लेकिन मैं हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ। 1-2 दिन और इनकी परफॉर्मेंस मुझे देखनी है, उसके बाद मैं न्यूट्रल से पॉजिटिव करूंगा। घरेलू फंड पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर। थोड़े से ओवरबॉट हुए हैं। हम बैंक निफ्टी पर बताऊंगा आगे डेटा में। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बड़े दिनों बाद सेंटीमेंट पॉजिटिव है, नहीं तो न्यूट्रल और कॉशियस में चल रहे थे। 17,225, 17,275 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 17,100, 17,175 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। 17,425, 17,475 ये रेंज जहां पर खुलकर हम टाइम पास करेंगे। पार करके निकले तो 17,525, 17,575 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आपको आती हुई दिखेगी। ये बड़े रेंज है जिसको फोकस करना है। अब आइए बैंक निफ्टी 39,550, 39,625 ये तुरंत प्रभाव से आपका सपोर्ट है। इसी रेंज को आपने पार करके एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। 39,550, 39,625 बहुत छोटी 75 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज है। नीचे इसके नीचे 39,100, 39,300 अब ब्लाइंड बाय जोन हो गया। दीप इस रेंज को 39,100, 300 को पार करके बंद होने में बहुत टाइम लगाया। सो अब हम यहाँ पर 39,100, 39,300 को स्ट्रॉन्ग बाय जोन देखते हैं, ब्लाइंड बाय जोन देखते हैं। 40,200, 40,350 इस रेंज में पहुंचकर आज देखेंगे क्या करना है आगे। 40,500, 40,625 प्रॉफिट बुकिंग की जगह बनेगी आपके लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,311 ये आपकी क्लोजिंग है। पहला सपोर्ट 17,275, 250 और 225 तीन छोटे वाले हैं। 17,175 और 17,125 मीडियम है, और 17,100 फाइनल सपोर्ट लेवल। 6 ही सपोर्ट लेवल काफी है। ऊपर की तरफ 17,375, 425 दो छोटे हैं, 450, 475 मीडियम है, और 17,525, 17,575 के फाइनल लेवल ऊपर की तरफ के लिए। बैंक निफ्टी 39,925 के आसपास आप बंद हुए। 39,800, 700 और 625 तीन छोटे लेवल हैं। 39,550 मीडियम लेवल है, फिर 39,300, 39,225 और 39,150 फाइनल लेवल सपोर्ट के तौर पर। अभी मैं 39,100 के नीचे निफ्टी को जाते हुए अब बैंक निफ्टी को नहीं देखता। वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस अब आपका बन जाएगा 39,100, 39,300 इस रेंज को रट्टा मार के याद कर लीजिए। ऊपर 40,075, 40,200 दो छोटे लेवल हैं। 40,275 और 40,350 मीडियम लेवल, 40,500, 625 और 40,700 तक के ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी पर आपके लिए। ठीक है सर, चलिए तो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस और बड़े लेवल्स आपके लिए। अब थोड़ा डेटा भी समझा जाए सर, जो आप कह रहे हैं एफआईएस की पोजीशनिंग वहीं पर है, बट पुट कॉल रेशियो क्या कह रहे हैं फिर सर? कोई दिक्कत नहीं दीप, 23 से 24% एफआईएस अभी भी हल्के हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। कल के डेटा आपको एफआईएस के बता दूं। 372 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है। बिकवाली का आंकड़ा हाल ही के दिनों का सबसे छोटा है, नहीं के बराबर है, सबसे छोटा। और सामने स्टॉक फ्यूचर्स 2290 करोड़ के खरीदे, यानी कि नेट स्टॉक्स में 1900 करोड़ की खरीदारी हुई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी हुई है उसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। मजबूरी की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग वाली, मजबूती की नहीं। अच्छा, मजबूरी की है। 416 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, ओपन इंटरेस्ट घटाए, यानी कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग वहां हुई। तो फ्यूचर्स में जो कुछ है वो शॉर्ट कवरिंग है,
दिल से मन से बहुत खरीदारी की हो ऐसा लगता नहीं है, मजबूरी वाली है। लोकल फंड्स दम लगा कर ले रहे हैं, 1600 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 2 दिन दमदार आंकड़ा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद देना बनता है। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और डीप बोलना चाहता हूँ, लोकल फंड वाले जितने मैनेजर से मैंने ये दिवाली के इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई बुलिश है नहीं। बुलिश नहीं है? अच्छा। हाँ, बोलते सब इंडिया पे भरोसा है, इंडिया पे भरोसा है, लेकिन मार्केट पे बुलिश नहीं। मार्केट में बुलिश नहीं। तो ग्लोबल देख के रिस्क लगते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है, लेते सब है, डेटा में तो बुलिश कैसे हाँ, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस दिखता है। इंडिया बहुत मजबूत है, लेकिन मार्केट पे बुलिश नहीं है, वो पता नहीं ग्लोबल से क्या होगा। अच्छा है, अच्छा बुलिश नहीं है, नीचे आएगा, एक झटका देगा, ये सब व्यू आ रहा है, लेकिन होता ये कि आंकड़ा खरीदारी खाता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। डर सबको लग रहा है ग्लोबल देख के, हमारी इकोनॉमी देख के मजबूती आती है, ग्लोबल देख के डर लगता है कि करेक्शन आएगा, लेकिन प्रॉब्लम पैसा है ना, इन्फ्लोज है, पैसा है तो लेना तो पड़ेगा, नहीं तो लेंगे और बढ़ते जाएगा तो जवाब कैसे देंगे, मजबूरी है। हाँ, पैसा लगाकर आप अंडर परफॉर्म कर ले तो ठीक है, पैसा नहीं लगा के अंडर परफॉर्म करे तो इन्वेस्टर छोड़ता नहीं है। तो तुम्हें पैसा किस लिए जाता, लगाओ, क्यों नहीं लगाया, अपना दिमाग क्यों लगाया, तो वो फिर सुनते नहीं है, पैसा है इसलिए उनको मजबूरी में खरीदना पड़ता है। आइए, बाकी पुटकॉल रेशियो 1.11 है निफ्टी का, कंफर्टेबल। बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो थोड़ा ओवरबोट हो गया, नियर ओवरबोट है 1.39, तो थोड़ा और अगर बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो आज हायर साइड पर आता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल पे पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो 1.39 कंफर्ट नहीं देता, कंफर्ट थोड़े लोग ओवरबोट हो गए, हल्का उसके बाद देखना पड़ेगा। विक्स तो ठीक है, 1% बढ़ा है, कोई खास बात नहीं। अब आइए स्टॉप लॉस, इंट्राडे का स्टॉप लॉस 17,150 होगा आपका, और अगर गैप से खुल के आप क्योंकि चाहे तो आप फिर 17,300 का ही रख लें कि लाल निशान में जाए तो निकल जाए, आप अपना स्टॉप लॉस अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मेरी छूट है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,000 का दूर का है, छोटा रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आज दोनों स्टॉप लॉस में आपको छूट है, आपको जो मर्जी आए वो रखें, क्योंकि क्या है एकेडमिक स्टॉप लॉस दूर के आ रहे हैं, अब जरूरी नहीं सबको दूर का रखना हो, है ना, हम सजेस्ट कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 39,500 का है, क्लोजिंग 39,100 का। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि छेड़छाड़ की जरूरत है। अब आपको लगेगा 800 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस है, मैं थोड़ा छोटा रखूँ, 39,500 रख लो। 39,500 से नीचे का तो बनता नहीं है स्टॉप लॉस, उसके ऊपर का तो बनता है, इतना तो रखना ही पड़ेगा, 400 पॉइंट की रिस्क तो है ही। सो वो स्टॉप लॉस आपके लिए, फिर भी आपको लगता है कि इतना बड़ा नहीं रखना तो आप, क्योंकि कल ही ब्रेकआउट हुआ है ना, कल ही ब्रेकआउट है, जब ब्रेकआउट हुआ हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस मिस नहीं कर सकते आप। करेक्ट सर। शॉर्ट साइड पर 17,525, 17,425 भी रख सकते हैं हम, लेकिन खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। सो इसलिए अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस आपका 17,525 बनता है, ओके, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, और बैंक निफ्टी का 40,075, ठीक है, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। 40,000 के ऊपर लेवल्स आ गए रेडार पर अब, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आज के इंटरेस्टिंग पार्ट, नई पोजीशंस क्या करना। शौक फरमाइए, खरीदिए निफ्टी, और खरीद कर आपको 17,150 का स्टॉप लॉस लगाना है। 17,375, 425 दो छोटे टारगेट, 450, 475 मीडियम टारगेट, 525, 575 बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच, टारगेट बढ़िया निकल के आए हैं। 375, 425, 25, हाँ 25, ठीक है, डन, ठीक है। बेचना है जरूर शौक फरमाए बेचने का, 17,525, 17,575 की रेंज में, 17,475, 500 के आसपास मूड बनाइए, देखिए कि डाउ कैसा है, बाकी सब क्या है क्या नहीं। जरूरी नहीं कि वहीं पर आप है ना गोलीबारी शुरू कर दें, आराम से देखिए। ये रेंज ठीक है बेचने के लिए, ये ठीक है। 17,525, 17,575, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 17,650 का, टारगेट जो बनेंगे दीप वो 17,475, 450 और 425, ये 50 पॉइंट की रेंज, 3 छोटे टारगेट, 375, 325 मीडियम टारगेट, 275 और 175 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली निफ्टी में। ठीक है सर। बैंक निफ्टी लीजिए, आप लीजिए, 39,500 स्टॉप लॉस वही है, 400 पॉइंट दूर का है, उससे पहले नहीं है। 40,075 और 40,200 दो छोटे टारगेट, 40,275, 40,350 मीडियम टारगेट, फिर बड़े टारगेट 40,500, 625, 40,700, इसके लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। अब बैंक निफ्टी बेचने में भी थोड़ा ट्रिकी है मामला, कहाँ बेचा जाए,
क्या 40,350 के आसपास भी बेचना चाहिए, जहां पर आप 450 पॉइंट ऊपर हो जाएंगे? ऐसे तो देखने में लगता है हाँ सोच सकते हैं, लेकिन फिर लगता है कि बैंक निफ्टी में तो बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी करनी ही क्यों है ना? आराम से बेचो। तो 40,500 40,700 ठीक रेंज है, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और दूर का स्टॉप लॉस 40,900 का, नजदीक के आ नहीं रहे। तो अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सके तो ही बेचिए। बेचना देखे 40,500 700 में, और 40,900 का स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ी रिस्क ज्यादा है। 40,350, 40,275 और 40,203 छोटे टारगेट हैं। 40,075 और 39,950 दो मीडियम टारगेट, 39,800 700 और 39,625 तक के फाइनल टारगेट के लिए आप ऊपर कर सकते हैं बिकवा। ठीक है सर, चलिए तो सारे लेवल्स आपके सामने। अच्छी शुरुआत होगी, 150 पॉइंट ऊपर डेज हाई पर है एसजीएक्स निफ्टी। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, इंडिया सीमेंट, डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये तीनों आपके लिए फायदा कारोबार के बैन में भी हैं। डेटा सर फंड्स का 17,300 वो हाँ ये एफएनओ वाला 17,300 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,300 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 68 लाख 68 लाख शेयर है दीप, और 17,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, जिसके ऊपर आप अच्छे खासे खुलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट 17,400 के ऊपर खुल रहे हैं, करेक्ट। सो करीबन 1.25 करोड़ शेयर से ज़्यादा आपके कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं, तो 17,400 के ऊपर खुलने के बाद अब ऐसे में आपके लिए बेस ही 17,275 17,325 बन जाएगा आज गैप से खुलने के बाद। 17,275 17,325 आपका बेस हो गया एफएनओ डेटा के हिसाब से। तो कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब आप 17,275 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब तक आप मजबूत है। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 17,500 के आसपास है, 58 लाख शेयरों का, और आज होगा ये दीप कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, जो पुट का तो शिफ्ट होकर हो जाएगा 17,300 पर, कॉल्स का जो है वो 17,500 पर ही रहेगा। तो 17,300 17,500 की रेंज में शायद टाइम पास करने की कोशिश निफ्टी करे, ये अभी डेटा दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी 40,000 पर हल्की फुल्की रुकावट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22 लाख शेयरों का, अब आप खुलेंगे उसी के ऊपर। तो ये कॉल राइटर जो है थोड़े से रिस्क पे आएंगे, हालांकि पोजीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस हिसाब से आपको 40,200 40,350 तक की यात्रा तो कम से कम करवा ही देंगे। तो हल्की शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए पूरा की पूरी स्ट्रैटेजी आज की। अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए, गैप अप के लिए हम तैयार। आइए फिर स्टॉक्स की थोड़ी बात करें सर। कोई नतीजे जो आपको अच्छे लगे हों? आज एफएनओ में कैनफिन में कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं दो कैश के रिजल्ट डिस्कस करूंगा। पहला है स्पंदना स्फूर्ति, बहुत ही मजबूत नतीजे तिमाही दर तिमाही अगर आप देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़िया बढ़त दिखी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 से 13% बहुत दमदार कहे जाएंगे जो बढ़कर आए हैं, और मुनाफा भी लगभग 55 करोड़ आया है। तो हर एक लिहाज से नंबर्स मजबूत है। ये आज का स्टार परफॉर्मर भी हो सकता है, इवेंचुअली स्टॉक 750 800 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है अगले कुछ महीनों में। तो ये एक बहुत दमदार रिजल्ट है। एक और दमदार रिजल्ट है महाराष्ट्र सीमलेस दीप। चाहे आप साल दर साल देखें, जनरली इन नतीजों को साल दर साल ही देखा जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के तिमाही दर तिमाही भी देखा है, और दोनों ही लिहाज से सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है। साल दर साल 50% आय बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 80% बढ़ा है, मार्जिन 17%, तिमाही दर तिमाही भी 16 से 17% हुए हैं मार्जिन, तो बढ़कर ही आए हैं। हर एक लेवल पर प्रॉफिट साल दर साल तिमाही दर तिमाही दोनों मजबूत, और एक पर एक बोनस भी है। एंजॉय सोने पे सुहागा। आज ये दोनों कैश के स्टॉक्स कमाल करेंगे, महाराष्ट्र सीमलेस, स्पंदना स्फूर्ति। चलिए तो इन दोनों काउंटर्स पर है हमारी नजर, और कौन से नतीजे ये भी जान लेते हैं, और साथ ही जान लेते हैं आज की खबरें और ब्रोकरेज रेट हार भी। अरमान, नुपुर, कुशल, आशीष, पूरी टीम है हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे आपके पास कौन से हैं? जी, नतीजों में एफएनओ में कई सारे नतीजे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, पॉलीकैब इंडिया है और टाटा कम्युनिकेशन है। उसी के साथ साथ कैश में भी नतीजे हैं, जिसमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जीएमडीसी, केपीआईटी टेक, प्राज इंडस्ट्रीज और टिन प्लेट जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इनके लगभग 99 लाख शेयर्स जो हैं, बोनस शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होंगे। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, इनका जो बायबैक है वो आज बंद हो जाएगा। एक्स डेट है HLE ग्लासकोट में, जिसमें स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹2 का। अब नतीजों पर आ जाते हैं। कैनफिन होम्स, जिनके नतीजे मिक्स्ड आए हैं। एनआईआई तो हालांकि 31% बढ़कर आई है, मुनाफा भी लगभग 15% बढ़ा है, लगभग 15% बढ़ा है। पर अगर आप GNPS ग्रोस नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो वो 0.62% से बढ़कर 0.65% पर आए हैं। वहीं NNPS भी 0.35% से लगभग घट कर आए हैं 0.3% पर। और फिर स्पंदना स्फूर्ति की बात करेंगे, जहां पर बढ़िया नतीजे आए हैं। एनआईआई लगभग
162 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ पर आती हुई दिखी है। निम्स में भी बढ़िया उछाल दिखा है, 9.9% से बढ़कर 13% पर आए हैं। और मुनाफे में देखेंगे, मुनाफा जो पहले उनको 22 करोड़ का घाटा था, इस बार 55 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी लगभग फ्लैट रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर रखनी है आपको नजर। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा मेटालिक्स, वहाँ पे अगर हम देखें तो आए तो इस बार 36% से बढ़कर आई है, लेकिन जब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो काफ़ी कमज़ोर रहा और कामकाजी मुनाफा था वो 59% से इस बार घटकर आया। मार्जिन इनफैक्ट 15% से कम होकर 5% आते दिखे। टाटा कॉफ़ी काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे यहाँ कंपनी की, हालांकि जो आय है वो 31% से इस बार बढ़कर आई है पिछले साल की तुलना में, लेकिन जो मार्जिन है वो 19 से कम होकर 11% इस बार आते दिखे। हालांकि प्रॉफिट में काफ़ी गेन था, इस बार 147 करोड़ के प्रॉफिट थे क्योंकि करोड़ के आसपास का। आरपीजी लाइफ साइंसेस काफ़ी बढ़िया नतीजे, हालांकि मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन था। इस बार जो रेवेन्यूज़ है वो 20% से बढ़कर आए, कामकाजी मुनाफा भी 15% से ऊपर है, लेकिन मार्जिन 23 से कम होकर इस बार 22% के आसपास रहे। महाराष्ट्र सीमलेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती दिखी यहाँ पे कंपनी की, चाहे वो पिछले साल से कंपेयर करें या पिछली तिमाही से कंपेयर करें तो रेवेन्यूज़ करीबन 50% से ऊपर है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो 80% से ऊपर इस बार आते दिखे। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से ऊपर है, 14 से 17% होते दिखे। और साथ ही साथ कंपनी ने जो बोनस इशू उसे भी अप्रूवल दे दी 1:1 के रेशो में। जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे, जो कंपनी की आय है वो 38% से इस बार बढ़कर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वो करीबन डबल होता नज़र आया और जो मुनाफा था वो 8 गुना से बढ़कर इस बार 32 करोड़ के आसपास आता दिखा। इसके अलावा 2 ब्लॉक डील्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पर इन्वेस्टको जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है करीबन 10% की होल्डिंग है, वो 5.5% अपनी हिस्सेदारी आज बेच सकते हैं। जो भाव है वो 250 से 264 के आसपास का है। संवेदना मदरसन सुमे में भी आज रिपोर्ट्स के अनुसार एक ब्लॉक डील संभव है, करीबन 2% की इक्विटी एक्सचेंज हो सकती है 7% के डिस्काउंट से, जो करीबन मार्केट प्राइस है उससे 69 रुपीज़ का मार्केट प्राइस है अभी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और जो बड़ी ब्लॉक डील्स हो सकती हैं उस पर भी रखनी है नजर। कुशल भी है हमारे साथ। मॉर्निंग कुशल, कौन सी खबरें आपके पास? मॉर्निंग दीप, खबरों में सबसे पहले एसजीवीएन पर नजर रखिए। यहाँ पर असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया है और इस एमओयू के तहत कंपनी जो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली है। और असम में ये जो जेवी इन्होंने किया है इसके जरिए सोलर प्रोजेक्ट में करीबन 6000 करोड़ रुपए का निवेश करती हुई नजर आएगी कंपनी। एस्टर डीएम हेल्थ केयर इनकी एक सब्सिडियरी है, उन्होंने सऊदी अरब की एक कंपनी के साथ करार कर लिया है जिसके तहत ये फार्मेसी चेन्स खोलने वाले हैं। अगले 5 सालों में इस जेवी के तहत 250 से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे और एस्टर फार्मेसी के नाम से इनकी जो मेडिसिन हैं उसकी ब्रांडिंग होगी। गुजरात गैस, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला आता हुआ दिखा है। यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी की जो वैट है उसमें 10% की कटौती की गई है। इससे जितने भी सीएनजी पंप्स पे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा और साथ ही 6 से 7 रुपए का ग्राहकों को ओवरऑल यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। कॉनकॉर यहाँ पर वॉल्यूम अपडेट अच्छे आते हुए दिखे हैं, करीबन 16.5% बढ़कर 11.43 लाख TEUs इनके वॉल्यूम्स में बढ़त रही है सालाना आधार पर। सौराष्ट्र सीमेंट पर भी नजर रखिए। गुजरात सिद्धि सीमेंट और सौराष्ट्र सीमेंट के मर्जर स्कीम को लेकर 23 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी प्रदीप कुमार दास डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं और साथ ही अपडेट है इनके एक शेयर से को 2 शेयर में विभाजित किया जाएगा और एक बोनस शेयर पर एक बोनस 1:1 के रेशियो में इसको भी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 2 बल्ड डील्स हैं अंत में मेरे पास, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 24 लाख शेयरों की खरीदारी की है करीब 90 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और जेटीएल इंफ्रा यहाँ पर प्रमोटर ने लगभग 20 लाख शेयरों की बिकवाली की है 248 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, जबकि और साथ ही पब्लिक शेयर होल्डर जो रेन्यू स्वामी हैं उन्होंने भी लगभग 6.1 लाख शेयरों की यहाँ पर भी बिकवाली की है 253.2 रुपीज़ के प्राइस पर। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें जो हैं आपके रेडार पर। 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी आज होने वाली हैं, उस पर भी हमारी नजर आई। फिर आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार जान लें आशीष के साथ FIR में।
मॉर्निंग आशीष, पहले तो जो नतीजों पर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एसीसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस सभी का मानना है कि यहाँ पर एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से इनकी जो मार्जिन है यहाँ पर स्लिप होते हुए नजर आए, नतीजे कमजोर है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स मान रहे हैं कि अगली तिमाही यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है। हालांकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है गोल्डमैन ने, और जो लक्ष्य 2200 से बढ़ाकर 2375 कर दिया, 2270 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2050 से घटाकर 1950 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 3030 से घटाकर 2999 कर दिया है, और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैनफिन नोम्स यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 502 की क्लोजिंग है, 730 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया, और मान रहे कि अगर आप मुनाफे के लिहाज से देखें, असेट क्वालिटी के लिहाज से देखें, लोन ग्रोथ के लिहाज से देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया रही, तो यहाँ पर पूरा फोकस रहेगा। कल बाजार के दौरान पीवीआर के नतीजे आए थे, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, करीब 1690 की क्लोजिंग है, 2410 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ने अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही में काफ़ी हद तक निराश किया है, लेकिन कोई बड़ी लॉन्ग टर्म के लिहाज से नेगेटिव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, हालांकि लक्ष्य इन्होंने काटा है, थोड़ा सा ही काटा है, 2400 से घटाकर 2350 कर दिया, 1690 की क्लोजिंग है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजों के दम पर रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए नतीजों के दम पर जो रिपोर्ट्स हैं वहां पर रखेंगे फोकस। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, गैस कंपनीज पर नजर रखें। गुजरात गैस पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 350 रुपये का जो लक्ष्य है उसको रियाइटरेट किया है। एमजीएल पर भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1040 रुपये का लक्ष्य दिया है। आईजीएल पर न्यूट्रल की राय है, 420 का लक्ष्य है, 378 की क्लोजिंग है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1192 की क्लोजिंग है, 1480 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे श्रीराम सिटी यूनियन के साथ जो मर्जर होगा वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, और मौजूदा भाव पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी इन्हें अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉन्कोर यहाँ पर अपडेट्स आए क्वार्टरली, तो यहाँ पर नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 713 की क्लोजिंग है, 918 का लक्ष्य दिया है। जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 850 से लक्ष्य को बढ़ाकर 865, और अंत में टीवीएस मोटर यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, 1075 की क्लोजिंग है, 1385 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन, और एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। आप सभी को सुप्रभात। और कुणाल जी हैं, बंसल जी हैं, मुदित जी हैं, शरद जी भी और किरण जी भी। तो आज शुरुआत किससे की जाए? सबसे किरण जी से। किरण जी से, जो सबसे नहीं, उसकी वजह अलग है। हाँ। किरण जी आज चल के नहीं आए, गाड़ी में भी नहीं आए, स्विमिंग करके आए, ऐसा हमें पता चला है। किरण जी, बहुत बारिश हो रही है पूना में? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को मॉर्निंग। और सही में कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ पूना में, 1 घंटे में बहुत सारी बारिश हुई और सब जगह पानी पानी हो गया है। ये देखिए, आपकी पूना की ही तस्वीरें हैं, कल देर रात की और आज सुबह की जल्दी जल्दी वाली। तो देखिए, मतलब बहुत ही गजब का, मतलब पानी बरसा है, सब जगह पानी भरा हुआ है। कुछ एरियाज में तो जो 1-1.5 दिन में की बारिश में होता है वो 1 घंटे में ऐसा पानी हो गया था। वही किरण जी जो बता रहे हैं कि एक वो क्लाउड बर्स्ट, बादल फूटने की वजह से जो ये सब हुआ है। तो ज़बरदस्त बारिश हुई है और 25 जगह है सिर्फ पुणे में जहाँ बड़ा भरा हुआ है। फिर भी देखिए, हमारे किरण जी का कमाल है, ऐसे ही थोड़ी कमाल लगाया पीछे। तो पहुंच गए, और वो भी सही समय पर, एकदम जैसे तैसे मानना पड़ेगा बिल्कुल। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए दीपक फर्टिलाइजर, बहुत ही शानदार ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट है, और 52 नहीं, ऑल टाइम हाई लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर दिया है। तो मेरा मानना है कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस इस फर्टिलाइजर स्टॉक ने जो दिलाया है वो वापस देखने को मिल जाना चाहिए। तो आज के लिए बाय करना है करंट लेवल्स पे, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, 965-66 के आसपास। शायद गैप अप के वजह से 975-980 के भाव भी मिलेंगे, उधर से लेके 9 कल के क्लोजिंग तक बाय करने का एरिया रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 945 डेली क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए, और आज के लिए टारगेट्स पहला 690-695, पर मेरा मानना है कि अगर पोजिशनल व्यू है तो आपको इजीली 1100 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जानी चाहिए स्टॉक में। टारगेट 990 ना, 690 नहीं, 990-995 बराबर है। यस 990, सॉरी 990-995, 945 का स्टॉप लॉस किरण जी की तरफ से राय खरीदारी की। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो मैं दे रहा हूँ अनिल जी। उससे पहले एक सीनियर सिटीजन का अनिल जी प्रश्न है, काफी दिनों बाद प्रश्न आया है। उन्होंने पूछा है कि अनिल जी से और कुणाल जी से पूछे कि क्या कारण है कि कुणाल जी के सपने में अब अनिल जी नहीं आ रहे हैं, काफी दिन हो गए हैं। तो कुणाल जी बता सकते हैं, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है। एंट्री वो देंगे तो जाऊंगा। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी आज उठने में भी देर हो गई। अनिल जी मैं आप ही की राह देख रहा था कि आप सपने में आए और इसी चक्कर में अनिल जी उठा भी थोड़ा लेट में। बंसल जी यार सवाल कहाँ से निकाल के लाते हैं, कमाल किया जी। बंसल जी फरमाए। नहीं अनिल जी, ये अनिल जी सब जेन्युइन होता है। अगर आप बोलें तो जिन महिला ने अनिल जी ये प्रश्न पूछा है, मतलब कि उनकी डॉटर शी इज मैरिड इन मुंबई, तो ऐसा नहीं उनकी मैं तस्वीर भी अनिल जी डाल सकता हूँ, हम सबकी फैन है, मतलब ये कोई मन गढ़ंत नहीं है। नहीं अरे सीरियसली अनिल जी उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि क्या कारण है कुणाल जी के सपने में अनिल जी नहीं आ रहे हैं, तो वो जी बिजनेस भी देखते हैं अनिल जी। नंबर दे दें अगली बार भी बढ़ा रहा हूँ अनिल जी, मतलब कि उनके प्रश्न लूंगा तो वो भी मोटिवेट होंगे, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी अनिल जी मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल, अगली बार सीधा कुणाल जी का नंबर दे दें, डायरेक्ट बातचीत करवा ले, तो ताकि आप और हम बीच में से निकल जाएंगे। जी सर बताएं, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक, जो अभी तक मेरी समझ के हिसाब से अभी तक किसी के रडार पे नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं उसको, तो अर्ली है, पकड़ने का रिस्क भी है। 1825 1825 का स्टॉप लॉस है, 1938 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है कोटक बैंक जहां खरीदारी करने की राय। आइए मोदी जी बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। डे में हमने चुना है बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करके चलेंगे। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही होती हुई नजर आई है। चार्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, अपसाइड मूव आ सकता है। 1750 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का स्टॉप लॉस, 1750 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व में करनी खरीदारी। राय मोदी जी की यहां पर आती हुई साफ आपके लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बड़ा जबरदस्त चार्ट है और ये स्टॉक अनिल जी बहुत समय बाद इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। कल अनिल जी हमने एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ देखा था कैनरा बैंक में, और हूबहू वही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है पीएनबी में। तो हालांकि अनिल जी ये तो पिक ऑफ द डे के तौर पर मैं दे रहा हूं, लेकिन इसको पिक ऑफ द दिवाली मान करके चलें। स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें बहुत अरसे बाद मुझे एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है एक बड़ी कैचअप रैली यहां पर होगी। तो मौजूदा स्तरों पर पीएनबी को खरीद करके चलने की राय है। 1 रुपया नीचे आने के 36 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 38 रुपए 50 पैसे, इवेंचुअल टारगेट 40 के पार जाना चाहिए, 39.5 का टारगेट। ओके, तो क्या अब से लेके दिवाली तक फिर पिक्स नहीं देंगे? इसको दिवाली पिक मान ले तो छुट्टी पे नहीं अनिल जी, देखिए अनिल जी ऐसा नहीं है अनिल जी, दिवाली की अभी हमने शुरुआत की है अनिल जी। अच्छा, तो दिवाली की आतिशबाजी की शुरुआत होती है अनिल जी। पहले छोटा सा एक बम फोड़ा जाता है, उसके बाद रॉकेट आते हैं, उसके बाद फिर वो स्काई शॉट आते हैं। तो अनिल जी अभी तो बहुत आतिशबाजी बाकी। ओहो, रॉकेट, स्काई शॉट वही ना जो ऊपर जाके 10-12 बार बजता है, वो उसी को बोलते हैं स्काई शॉट। हाँ ओके जी अनिल जी, जिसमें वो एकदम उजाला होता है अनिल जी। अच्छा ओके, तो कुणाल जी पीएनबी से उजाला करने वाले। अच्छा बाय द वे, इससे याद आया, आज सिद्धार्थ सेदानी साहब ने वो स्पेशल फोन फ्रेंड मतलब की फरमाइश की है। अच्छा, बोले कि हाँ मैं दिवाली की स्पेशल 2 पिक्स देना चाहता हूँ। अरे वाह। तो हमने क्या फोन फ्रेंड किया, जब इतना पहले से बोल रहे फिर तो सीधा साक्षात दर्शन दो। तो 9:50 पर सिद्धार्थ जी आपको उनकी पसंद की 2 बेहतरीन दिवाली पिक्स भी आज देने वाले। पता नहीं आज मुहूर्त कैसे निकाला भगवान जाने, वही जाने, वो आएंगे तो पूछेंगे। मंगलवार ना। अच्छा ओके, मैं सोचा 13 के दिन दें ऐसा, तो इस बार फ्राइडे है ना 13, सैटरडे नहीं सैटरडे। हाँ, तो उन्होंने बोला जब 13 सैटरडे है और दिवाली सोमवार को, तो एडवांस में लगता है कुणाल जी और हमारे दोनों एक साथ ही। अच्छा, इस बीच एक चीज़ और बता दूं, मुहूर्त ट्रेडिंग का समय हमने आपको बता ही दिया। बिल्कुल। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। दिवाली के दिन यानी कि सोमवार को आपको 24 तारीख को ये है समय
जिसका ध्यान रखना। देखो पूरी ट्रेडिंग जो चलेगी वो चलेगी 6:15 से 7:15, ठीक है, लेकिन उससे पहले 6 बजे प्री ओपनिंग सेशन होगा, जो अभी अपने 9 बजे होता है वो 6 बजे होगा, ठीक है, 15 मिनट वाला। 7:15 और बाद में 7:15 के बाद वो पोस्ट क्लोजिंग वगैरह जो होता है 7:25 निपट जाता है, उससे कोई खास मतलब नहीं है आपके लिए। आपके लिए 7:15 बजे नहीं, 15 मिनट बाद आप फ्री हैं 7:30 बजे से। 7:30 हम 5:30 बजे से शुरू करेंगे कार्यक्रम और 7:30 खत्म करेंगे। 2 घंटे दिवाली के दिन शाम को मोटर ट्रेडिंग में आप और हम सब साथ साथ होंगे, करेक्ट। आइए शरद जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। हाँ जी सर, सुप्रभात। हमारी पिक ऑफ द डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक में ऊपर से हमने ठीक ठाक करेक्शन देख ली है और हमारा ये मानना है कि रिलायंस जियो में और जो इनकी रिटेल सेगमेंट है वहाँ भी जैसे जैसे ये फ्यूचर वाले स्टोर्स को भी स्टेबलाइज करते हैं और जो फुटफॉल में ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी हर क्वार्टर रियलाइज कर रही है, उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। हम एसओटीपी के हिसाब से हमें लगता है कि फेयर वैल्यू लगभग 2900-3000 के आसपास आनी चाहिए, तो 2900 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2900 का टारगेट। शरद जी, रिलायंस 2900 500 रुपए बढ़ गया तो निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल बताओ उसके साथ साथ। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कम से कम 35-40% अपसाइड पीक में आनी चाहिए निफ्टी के लिए। हैं? इतने दिन कहाँ थे सर आप? देश को सख्त जरूरत है आप जैसे लोग। मजा आ गया सुन के, सुबह सुबह तबीयत खुश हो गई। शरद जी को फिक्स कर दो हर रोज सुबह एक बार, है ना, 5 मिनट भी शरद जी पहले आके एक बार स्माइल देके डोज देके वापस चले जाए। 40%, बहुत ही बढ़िया टारगेट। हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा और बढ़िया और बड़ा टारगेट शरद जी की तरफ से। रिलायंस 2900 रुपए, निफ्टी 30-40%। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। और जब हो जाए शरद जी बिना कहे एकदम पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाना मुंबई, स्टूडियो में आपका सत्कार किया जाएगा। बनता है इतना? बनता है, बिल्कुल बनता है। 40% का टारगेट। तो जब आएंगे तब वहां से वो संदेश लेते आना। नहीं, अभी से याद दिला दिया जाए ठीक रहता है। सुविजीत, सुप्रभात, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट करना चाहिए। इंडसइंड बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बन रहा है और कल भी लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला था। तो इंडसइंड बैंक यहाँ से ऊपर में 1230 रुपए, 1240 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। और यहाँ पे नीचे में जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 1175, 1180 के आसपास का बन रहा है। तो 1175 का स्टॉप लॉस लगा के इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1230, 1240 के टारगेट्स के लिए। 1230, 1240 के टारगेट की खरीदारी करें इंडसइंड बैंक। तो 2 दिग्गज बैंक हैं आपके रेडार पर, कोटक और इंडसइंड। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीएनबी यहाँ पर रखिए नजर, पीएसयू पैक से, और फिर दीपक फर्टिलाइजर। तो कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट से जहाँ पर रखना है आपको फोकस। आइए फाइनेंशियल्स की एक बार बात कर लें, कुछ नतीजे भी रिएक्ट करने वाले हैं। शरद जी, कैसे लगे सर कैनफिन होम्स के नतीजे? एसेट क्वालिटी ठीक रही है, नंबर्स भी थोड़े मिले जुले हैं, उतने खास नहीं है जितना शायद थोड़ा एक्साइटमेंट बीच में बन रहा था स्टॉक को लेकर। मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, क्या राय रखते हैं सर इस पे? देखिए कैनफिन होम्स में मुझे हम लोगों को तो सबसे ज्यादा पसंद था ये स्टॉक एक टाइम पे, लेकिन जब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू आया है तब से हम थोड़ा सा साइड स्टेप हो गए और हम वेट कर रहे हैं कि इस इशू पे पूरी क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद रिपोजिशन करें। वैल्यूएशन के हिसाब से काफी बढ़िया है और अगर एसेट क्वालिटी ऑन द फेस ऑफ इट है, अगर वो मेंटेन होती है और इस टाइप का ग्रोथ रेट मेंटेन होता है तो हाउसिंग फाइनेंस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी। लेकिन ये जो इशू आया है, जब तक ये लिंगर ऑन कर रहा है हम लोग इसको अवॉइड ही कर रहे हैं। फिलहाल तो एक अवॉइड बन रहा है जहां तक कैनफिन का सवाल। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं कैनफिन पर। किरण जी, 500 का लेवल कल भी रेडार पर था, क्या राय है इसके चार्ट्स पर सर? कल भी हमने इस पे बात की। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, जो कि 660 से 460 तक एक वर्टिकल फॉल आने के बाद, मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के लिए। अगर बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है तो फिर हम रिव्यू लेंगे, या प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट आता है तो ही रिव्यू लेंगे, नहीं तो मेरा मानना है कि ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। शायद वापस एक बार 450 टेस्ट कर सकता है। ओके, तो अवॉइड लिस्ट में नतीजों से भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, फंडामेंटली भी उतने खास व्यूज तो नहीं निकल कर आ रहे हैं, तो कैनफिन होम्स रखें अपने अवॉइड लिस्ट पर आज के लिए।
स्पंदना स्फूर्ति जो अनिल जी भी कह रहे थे, नंबर्स काफी अच्छे इनके आते हुए देखें। बंसल जी एक बार जरा चार्ट्स पर राय दें सर। स्पंदना स्फूर्ति स्पेशली क्यूओक्यू नंबर्स का कंपैरिजन करें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं इनके, क्या राय है सर? दीपांशु, टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर भी अच्छा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, और पिछले 3-4 दिन में मार्केट की वीकनेस के साथ बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है। और कल तो दीपांशु ये 5% के सर्किट पे था, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहें। 589 नीचे में एक अहम सपोर्ट है, और टेक्निकली मुझे लगता है 618 625 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कल सर्किट पे था, नंबर अच्छे हैं, तो दीपांशु आज भी सर्किट में ही रहेगा। तो भागती हुई गाड़ी को पकड़ने की चेष्टा मत करें, जिनके पास है आराम से बैठे रहे। बिल्कुल, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 2 बार अगर रुकी हुई गाड़ी को पकड़े और रुकी हुई गाड़ी चले ही नहीं तो देखिए अनिल जी, ये तो अनिल जी आपका सवाल गलत है। अनिल जी आप देखें तो आपने आईटीसी में अनिल जी बैठाया था, उस समय कोई बैठता नहीं था। हाँ। आपने एवी कैपिटल में बैठाया था, तब कोई बैठता नहीं था। हाँ। तो अनिल जी ये तो एक गणित है। देखिए जब आप उदयपुर से निकले होंगे मुंबई महानगरी के लिए, तो आपके भी अनिल जी माताजी पिताजी ने बोला होगा बेटा कि भागती हुई ट्रेन, भागती हुई बस में मत बैठना, और शेयर बाजार ने भी सिखाया अनिल जी। देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग अलग चीज है, निवेश के नजरिए से अनिल जी तभी लेना चाहिए जब कोई ले नहीं रहा होता। तो आईटीसी तो अनिल जी एक लाइव एग्जांपल है। कोविड के समय में अनिल जी क्या भाव थे, और उस समय तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये जो हम शो कर रहे हैं इसके लिए मोबाइल के नीचे कुछ स्टैंड भी लगता है। किताबों के नीचे अनिल जी मोबाइल लगा रखा होता था, उस टाइम पे आपने आईटीसी रिकमेंड किया था। तो अब आपको पता है अनिल जी, भागती हुई ट्रेन को पकड़ना है कि रुकी हुई गाड़ी में बैठना है अनिल जी आराम से। बंसल जी, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। त्वचा से आप इतने यंग लग रहे हैं। जो थॉट्स हैं 75-80 साल से कम की मैच्योरिटी है नहीं आपकी, मैं बता दूं। एकदम पक्के आप ग्रैंडफादर वाले जमाने के हैं। आइए, हमारे सीनियर सिटीजन नहीं, खाली सीनियर वागले साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वागले साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा खुशी हुई जब आपने बंसल जी को 75-80 का बताया। मेरे कंपटीशन में कोई आ गया है। कंपटीशन में आगे निकल गए। और मुझे खुशी है इस बात की। जी सर, बताएं। अच्छा, मेरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस का है जो सुमित जी ने कवर किया है, इंडसइंड बैंक। इसमें एक ब्रेकआउट से निकलने की कल तैयारी हो चुकी थी लास्ट हाफ एन आवर में। मुझे लगता है आज गैप अप ही होगा, तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। 1200 का बंद है, 1188 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी बहुत ज्यादा गैप से खुलेगा तो अवॉइड करिए। 1215 1220 के ऊपर निकला तो लेने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन उतना नहीं खुला तो 1236 तक के टारगेट मुझे आज के दिन में दिखते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी और वागले साहब की, संदीप जी की सेम पसंद इंडसइंड बैंक। आइए इस बीच जी एंटरटेनमेंट बड़ी ब्लॉक डील 5.5 करोड़ शेयरों का सौदा आपकी स्क्रीन पर 263 रुपये 70 पैसे, 1.25% 1.5% नीचे कल की क्लोजिंग प्राइस पर होता हुआ काम निपट चुका है। प्री ओपनिंग सेशन के पहले एक और विंडो होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, उस विंडो में खरीदारी और बिकवाली की जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ फंड्स और एफआईज ही कर सकते हैं, आम रिटेल ट्रेडर्स नहीं। उस विंडो में ये डील होती हुई आपके सामने बिल्कुल हो गई। जो 5.5% की हिस्सेदारी थी डन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, चलिए अभी भी इन्वेस्को के पास थोड़ा कुछ और बचा है, क्योंकि 10.14% थी, यानी कि अभी करीबन 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी अभी भी बची रहेगी, जो आगे पीछे जब भी बिकेगी तब बिकेगी। चलिए करते शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।